के साथ, सम्मान के साथ हंसराज कॉलेज में आपका पहले भी आगमन हुआ है। आज पुनः मैम आपका बारंबार अभिनंदन करते हैं। आप मंच पर आए और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है। मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन सोशल मीडिया पे आता है ना, मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन। सो इससे अच्छा मोटिवेशन क्या होगा कि आपको लाइफ जर्नी अपनी कैसे इस मकाम से आगे लेके जाना है, उसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और आज ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये आपकी प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर डॉक्टर रमा, उनके नेतृत्व में संकल्प जो एक इंस्टीट्यूट है जो कई वर्षों से हमारे देश में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर रहा है, ग्रूम कर रहा है और ऑफिसर्स बना रहा है। तो उन सब के सामूहिक प्रयास के लिए सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। उनके लिए हमें क्लैप करना चाहिए। और हमारे बीच इस साल रैंक 141 मिस्टर राहुल कुमार, जो कि एक आईएएस ऑफिसर के रूप में अब बहुत जल्दी ट्रेनिंग पहले ज्वाइन करेंगे लबासना, और फिर उनका कार्डर एलोकेशन के बाद ही विल बी जॉइनिंग ही स्टेट। तो उनको भी बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हंसराज परिवार का उनकी लाइफ में जो भूमिका रही, और इस बार जो रिजल्ट आया उसमें से मैम ने बताया कि 12 एस्पिरेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ सिविल सर्विसेज की लिस्ट में। ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए पूरी टीम को, पूरे कॉलेज को, उनको मैं बधाई देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज एक नौकरी नहीं है, एक जॉब नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको देश के लिए एक्चुअली में बहुत कुछ करने का अवसर प्रदान करता है। कुछ बातें मैं अपनी जर्नी से बहुत ब्रीफली शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों का टाइम आपके लेक्चर्स के लिए और आगे टाइम बहुत कम है, अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए जाना होगा। तो सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है वो, अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि हमारे पास में पावर आएगी, हमारे पास में स्टेटस सिंबल सोसाइटी में देखने को मिलता है, राहुल भी अग्री करेंगे, मोर और लेस ये ज्यादा अभी भी कॉन्सेप्ट जो है वो रूरल इंडिया में और ज्यादा प्रेवलेंट है कि कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उस तैयारी के प्रोसेस को ही परिवार में ऐसा कई बार दिखाया जाता है कि वो एक पावर और स्टेटस का सिंबल है कि हमारा बच्चा तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो नोशन है जिसके साथ आप सर्विस में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये जो आपका एम है, आपका जो लक्ष्य है, ये क्लियर होना चाहिए कि क्या आप इस मंशा से आना चाह रहे हैं कि हाँ आपको एक ऐसा अथॉरिटी मिलेगा जो कि जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यस, इट गिव्स यू एन अथॉरिटी, बट दैट अथॉरिटी कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रूल बाउंड भी है काफी हद तक, क्योंकि वी आर एवरी सिविल सर्वेंट is bound by a rules and regulation। और साथ ही साथ में हमारी जो पोस्टिंग है, इसका एक सोशल मीडिया का भी इसमें जो एक इम्पैक्ट जो पिछले 8-10 सालों से देखने को मिल रहा है, वो एकदम दिखाते हैं कि डीएम की, कलेक्टर की गाड़ी है और उस पर लाल बत्ती लगी है, उसके आगे एस्कॉर्ट है, पायलट है। अभी कुछ महीने पहले एक रील ऐसी वायरल हुई जो मैंने देखा, जो किसी ने एआई जनरेटेड थी कि एक कलेक्टर अपनी मैरिज के लिए जा रहा है और उसकी गाड़ी के आगे पीछे 4 एस्कॉर्ट व्हीकल हैं और 4 पायलट व्हीकल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा आज तक मैंने तो अपनी लाइफ में एक्चुअली देखा है नहीं। मेरे सिलेक्शन के बाद 2008 के बाद में त्रिपुरा ज्वाइन किया मैंने। त्रिपुरा में बहुत ही दूर दराज के एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में हमने काम किया। सोशल मीडिया उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जो आजकल एक डिबेट इतना चला हुआ है कि हम रील वर्सेस रियलिटी, इसमें कैसे अपना बैलेंस चुने, मतलब बच्चे कैसे इसमें चुने। तो सबसे पहले तो बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 312 लिखा है, which provides for the creation of all India services, उसको पढ़िए
और फिर किताबें पढ़िए या ऐसा लिटरेचर पढ़िए जो कि सिविल सर्वेंट्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको आप तक पहुंचाए। मैं फ्रेंड्स, रमा मैम ने एक बात की लाइब्रेरी यूज करने की, और लाइब्रेरी में 5 से 7 उन्होंने बोला कि एक ऐसा उन्होंने प्रयास किया कि मोबाइल यूज नहीं करना है, नो स्क्रीन टाइम। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं उस टाइम पीरियड आई वुड से अब इतना चेंज हो गया, 2003-4 से लेके अब 2026 की बात कर रहे हैं, सो मोर देन 2 डिकेड्स हैव पास्ड। मेरे पास कॉलेज में मोबाइल नहीं था। मुझे कॉलेज के बाद जब मैं एक्चुअली अकेडमी जब जा रही थी तब मेरे को मोबाइल फोन मिला। तो ऐसा नहीं है कि हमने तैयारी नहीं करी, और मेरी जो तैयारी है वो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, पानीपत जिले से हम बिलोंग करते हैं, और हमारे परिवार में लड़कियों के लिए उस समय एटलीस्ट पढ़ाने की जो सीमा होती थी वो ये रहता था कि ग्रेजुएशन तक अगर कोई लड़की पढ़ लेती है, जो मेरे कजन्स की साथ भी हुआ, तो वो बहुत सफिशिएंट माना जाता था। और उसके बाद यही एक एक्सपेक्टेशन थी, जो कि एक नॉर्म था, इनफॉर्मल नॉर्म था, कि उसकी फिर मैरिज कर दी जाएगी और फिर वो शी विल सेटल इन हर लाइफ। उनकी जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करके वो गांव से उठ के पानीपत के आगे धर्मगढ़ गांव में उनका जन्म हुआ, वहां तक उन्होंने अपना स्कूलिंग किया। उसके बाद फिर वो ग्रेजुएशन के लिए सिटी में आए और फिर उन्होंने सीए की पढ़ाई करी। तो 1970s में जब वो सीए बने तो उसके बाद में उन्होंने कोशिश की कि प्रैक्टिस अपना एस्टैब्लिश करें, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए। तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो दिल्ली से ही है, डीएवी पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा की। और एसआरसीसी में थी मैं श्रीराम कॉलेज में जब एक्चुअली मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में आइडिया हुआ। मुझे उससे पहले फ्रेंड्स कोई भी किसी ने आज तक किसी ने फैमिली में डिस्कस नहीं किया और कोई ओरिएंटेशन नहीं था कि मैं सिविल्स में जाऊंगी। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था 3rd ईयर में, उस टाइम मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में जो मैं टाइम अपना स्पेंड करती थी, वहां मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो मैगजीन्स आती थी उनको मैंने पढ़ा। और जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो एक रुझान था कि मुझे अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। नौकरी तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ऐसा क्या करें जो कि जिससे मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊं। तो फिर जब ये घर में डिस्कस की बात, तो इनिशियली एक्चुअली कोई अग्री नहीं किया, क्योंकि मैं उस टाइम सीएस कर रही थी और मेरे 2 स्टेजेस कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया था। और मेरी कॉलेज में 3rd ईयर में क्योंकि मैं थी तो प्लेसमेंट सेल के थ्रू 2 अच्छी एमएनसीज में मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी। तो बेसिकली आई वाज अबाउट टू बिगिन माय करियर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो देन इट टुक मी लाइक 5-6 months ऑफ टाइम टू काइंड ऑफ कन्विंस माय पेरेंट्स। और फिर जब पापा ने कहा कि ठीक है अगर आपको करना है तो आप कीजिए, बट ही ऑल्सो सजेस्टेड टू हैव अ प्लान बी इन लाइफ। आज भी जब मैं एस्पिरेंट से बात करती हूँ मैं हमेशा ये बात जरूर बोलती हूँ कि प्लान बी एक आपको ऑल्टरनेटिव करियर अपने माइंड में रखना जरूर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार में ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओ और सालों साल तो देते भी नहीं रहोगे। ये भी बात है कि एक कट ऑफ टाइम आपको अपनी लाइफ में रखना पड़ेगा। तो मैंने उनकी बात मानी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। 2004 में मैंने अपना सीएस कंप्लीट किया। सो आई वाज ऑलरेडी अ कंपनी सेक्रेटरी बाय दैट टाइम। इन द सेम ईयर मैंने एलएलबी का एंट्रेंस दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, एंड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। उसके साथ साथ मैंने एज अ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि अब प्रोफेशनली भी क्वालिफाई हो गए हैं तो आई शुड फाइनेंस माय हायर स्टडीज एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट इफ नॉट फुली। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स 3 चीजें पैरेलल मेरी लाइफ में चली जब तक मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। सो फोकस था सिविल्स की तैयारी करके एग्जाम करना, क्लियर करना। मेरा लॉ की क्लासेस भी मैं अटेंड करती थी। इट वाज अ रेगुलर कोर्स, वी ऑल नो 3 साल का एलएलबी होता है और फैकल्टी ऑफ लॉ में क्लासेस के लिए मैं आती थी। और साथ ही साथ में मेरा पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट मैंने किया एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, हीरो होंडा के ग्रुप की एंसिलरी अंडरटेकिंग जिनका ऑफिस मानेसर में है, वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद एक दूसरी कंपनी चेंज की जिनका ऑफिस गुड़गांव में।
तो कहने का मतलब ये है कि बहुत इश्यूज थे टाइम मैनेजमेंट के, ये इतना इजी नहीं था। सिविल्स की तैयारी करनी है, 10-12 घंटे पढ़ना है मिनिमम, लॉ के एग्जाम देने हैं, अपनी नौकरी का भी काम करना है। तो जो आज हम इश्यूज बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट, फोकस, डिसिप्लिन, ये सब कुछ मैंने किया। फर्स्ट अटेम्प्ट 2006 में दिया, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो उसका मतलब ये हुआ कि आई बेसिकली फ्लंक्ड। तो फ्रेंड्स, फेलियर होना उस स्टेज पे जाके इट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी। तो कुछ दिनों तक मैंने ब्रेक लिया, आई असेस्ड वेयर आई फेल्ड, और मेरे जो मार्क्स आए थे मेंस में, वो मार्क्स वर वेरी लेस इन जनरल स्टडीज। उसका कारण भी मुझे पता था, क्योंकि मेरे कोर सब्जेक्ट था कॉमर्स, और मैं स्कूल से ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इससे दूर रहती थी। मतलब मेरे को लगता था कि ये बस जितना मिनिमल है एग्जाम क्लियर करने के लिए उतने मेरे नंबर आते थे हिस्ट्री और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। मैं कभी भी उन सब्जेक्ट्स में टॉप नहीं की। तो फिर अब मुझे ये लगा कि जनरल स्टडीज अगर इम्प्रूव नहीं किया तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो देन आई रीवर्क माय स्ट्रैटेजी, और जैसे सबको पता है कि मेंस आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I consciously worked on removing my weakness and I gave a commitment कि अब इस बार फेल इस वजह से तो नहीं होंगे। तो सेकेंड अटेम्प्ट दिया 2007 में, प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, इंटरव्यू कॉल आया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द बैच। माय रैंक वाज ऑल इंडिया रैंक 13, एंड उसके साथ जब मार्कशीट रिलीज हुई तो दैट वाज द बिगर हैप्पीनेस फॉर मी, बिकॉज जो मेरे मार्क्स थे वो जीएस में ज्यादा थे एज कंपेयर टू माय कोर ऑप्शंस। तो मैं ये स्टूडेंट्स के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप अगर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति एफर्ट्स करेंगे, और उस जर्नी में जो फेलियर आएंगे, उस जर्नी के फेलियर से आप हताश ना होके उसमें रीवर्क, रीस्ट्रैटेजाइज करेंगे कि हम क्या बदलाव लाएं अपने एफर्ट में या अपनी टेक्निक में, या क्या हमारी वीकनेस है, और उस पर कॉन्शियसली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। और ये जो इम्प्रोवाइजेशन है फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं कर सकते तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ डिबेटिंग की बात हो रही थी फ्रेंड्स, एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि मैं स्कूल टाइम क्या, मेरा जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, आई हैड अ स्टेज फियर। मैंने कभी भी अपने कॉलेज टाइम में भी किसी डिबेट में या आर्टिकुलेशन जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब मेरा लबासना में जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो फाउंडेशन कोर्स में मैंने पहली बार एक डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, एंड मैंने तैयारी अच्छी करी, लेकिन क्योंकि कभी पहले शायद उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था तो मेरा परफॉर्मेंस जो था वहां पे इट वाज एक्सट्रीमली पुअर।